मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए इतिहास की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हो चुकी है, उसी चैप्टर को चलिए आगे बढ़ाया जाए। इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं आज के वीडियो के बाद आप लोग ज़रूर देख लेंगे। पहले क्लासेस को ध्यान से सुनिए, फिर नोट्स को अपने कॉपी में उतारते जाइए, ठीक है। इस ढंग से आपका नोट्स जो है तैयार होता जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार, खोज और कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। एक क्लास जो और होगा वह सांस्कृतिक स्थिति के बारे में होगा और सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग शहरों और स्थानों से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस संबंध में क्लास होगा। और सिंधु घाटी के बाद कौन कौन सी छोटी मोटी सभ्यताएं आई उस संबंध में कुछ क्लासेस लिए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए लिया जा रहा है, न कि मुख्य परीक्षा के लिए। इसलिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो जो महत्वपूर्ण है आपके लिए उसी चीज़ को बताया जाए। बाकी जो विश्लेषणात्मक तरीके से डिटेल में जो होगा वो मुख्य परीक्षा के लिए जब इतिहास की कक्षाएं चलेंगी तब होगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपके फेसबुक ग्रुप पर प्रदान कर दिए जाएंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें कि हमारे वीडियो से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी उचित लाभ प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसके सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं। समाज का अगर बात किया जाए तो जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो एक चीज़ तो वहाँ पर क्लियर था पूरी तरह से कि पुरोहितों का बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव था, पहला, ठीक है। और दूसरा व्यापारियों का, क्योंकि व्यापार के अत्यधिक साक्ष्य मिले हैं। व्यापार के बारे में भी थोड़ी देर के बाद हम लोग आज ही बात करेंगे। व्यापार के बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं और पुरोहितों के तरह तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, अलग अलग तरह के कर्मकांड प्राप्त हुए हैं जो धर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इन दोनों जो आपके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन दोनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि समाज में मध्य वर्ग का जो व्यापारी वर्ग थे और पुरोहित वर्ग, उनका जबरदस्त प्रभाव था, ठीक है। लेकिन अगर इतनी बड़ी सभ्यता थी, ठीक है, सभ्यता जो आपकी भारत से लेकर के पूरे पाकिस्तान तक में फैली हुई थी, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल इतने बड़े इस सभ्यता का था, वहाँ अगर कोई शासन व्यवस्था नहीं हो ये शायद विश्वास करने योग्य नहीं है। देश विदेश से इस सभ्यता के व्यापार होते थे तो जरूर शासक वर्ग रहा होगा, ठीक है। और जब व्यापार होते थे, बड़े बड़े शहर थे, आप देखते हैं कि शहरों का विभाजन था। इसके अलावा अलग अलग धार्मिक क्रियाएं होती थीं। तो ये सारे के सारे कार्य संस्कृति में आप पढ़ेंगे कि इनकी सांस्कृतिक विविधता, तकनीकी कौशल भी तारीफ़ काबिल थी, ठीक है। जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आया है, उससे भी तकनीकी रूप से ये ज़्यादा सक्षम थे, ठीक है। आप देखते हैं कि वैदिक काल में जो है आपका ग्रामीण व्यवस्था था, ठीक है, जबकि यहाँ पर शहरी व्यवस्था था। तो ये हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पर शासक वर्ग के साथ साथ अधिकारी वर्ग नहीं हो, ठीक है। तो आप सिंपल आप समझ रहे हैं कि अगर हम समाज का बात करते हैं, ठीक है, तो समाज में कौन कौन से वर्ग थे, उनका खान पान, पहनावा। इतिहास में चाहे आप सिंधु घाटी पढ़िए, चाहे आगे जाकर के मुगल काल पढ़िए, दिल्ली सल्तनत पढ़िए, प्रांतीय शासक पढ़िए या अंग्रेजी काल भी क्यों नहीं पढ़िए, ठीक है। चाहे आपको
3-4 चीज तो आपको पढ़ना ही पड़ता है इतिहास में। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति, ठीक है। इन सारे स्थितियों को पढ़ना, फिर अलग अलग वंश के बीच में तुलना करना ही तो इतिहास है, ठीक है। तो समाज में आखिर क्या होता है, अर्थव्यवस्था में आखिर क्या होता है, संस्कृति में क्या होता है, या राजनीति में आपको क्या क्या चीज़ का स्टडी करना है, कुछ मूल बिंदुओं को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं शुरू से बताता हूँ कि जब भी आप समाज के बारे में पढ़िए तो समाज में आखिर शामिल क्या क्या किया जाता है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पहले जान लेना है, ठीक है। उसी पॉइंट्स को लिख रहे हूँ। देखिए, केवल सिंधु घाटी का ऐसा पॉइंट नहीं है, ये अंग्रेज काल में भी अगर सामाजिक स्थिति का अध्ययन आप करेंगे तो यही सब इन्हीं बिंदुओं का अध्ययन आपको करना होगा, ठीक है। हाँ, फैक्ट्स अलग अलग बदल जाएंगे, कपड़ा अलग बदल सकते हैं, खान पान में कुछ चेंजिंग आ सकता है, ठीक है। आभूषण प्रसाधन में कुछ चेंजिंग आता है, मनोरंजन के साधन, चिकित्सा के साधन इत्यादि में कुछ चेंजिंग आ सकते हैं, संविधान के शासन में, या फिर जो भी आपके सामाजिक के अंडर में आते हैं, ये सारे पॉइंट्स परिवर्तित नहीं होंगे। उसके अंदर जो आपके कुछ स्थितियां हैं वो परिवर्तित हो सकती हैं। खान पान, पहनावा, चूंकि ये प्राचीन सभ्यता है इसलिए यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं यूज होती थी, समाज में ही अध्ययन कर लेना उचित होगा। जिसमें विशेष रूप से आपको अध्ययन करना है मृदभांड का, ठीक है। उसके अलावा अन्य वस्तुएं, इसके अलावा आप अध्ययन कर सकते हैं आभूषण का, प्रसाधन का, ठीक है। इससे रिलेटेड केवल आपको अध्ययन नहीं करना है बल्कि कुछ साक्ष्य के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। ये भी समाज में आपका अध्ययन हो जाएगा। इसके अलावा जो आप अध्ययन करेंगे, मनोरंजन के साधन का आप अध्ययन कर सकते हैं, इसी में आप अध्ययन कर लीजिए यातायात, चिकित्सा इत्यादि के साधन जो समाज के द्वारा प्रयोग होता था उस समय, ठीक है। संविधान को आप संस्कृति में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेहतर होगा कर लेना संविधान या सप्ताह। जन्म के बाद हम लोग क्या क्या करते थे, नहीं करते थे, इसकी जानकारी तो साक्ष्य के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर संग्रहित करना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन संविधान किस टाइप का था ये पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर संभव है, ठीक है। तो इन सारे का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो अभी तक जैसा मैंने बताया वर्ग में शासक होंगे ही, ठीक है। शासक के हेल्प के लिए अधिकारी होंगे ही, और जो दो वर्ग मैंने बताया, एक व्यापारी दूसरा पुरोहित, इनका जबरदस्त प्रभाव होगा उस समय जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। शासक, अधिकारी, व्यापारी, पुरोहित, ठीक है। खान पान जहाँ भी आएगा, ये मध्यकाल तक मैं बता देता हूँ, मध्य भारत का इतिहास तक, यहाँ तक कि अंग्रेजी काल तक भी, ठीक है, 18वीं सदी तक। यहाँ पर पहला चीज आपको करना है कि शाकाहार था और मांसाहार था, ये कभी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, ठीक है। तो खान पान का अगर आप बात करते हैं तो अगर शाकाहारी थे तो क्या खाते होंगे, ठीक है। तो शाकाहारी में खाएंगे, आपका सिंपल है, रोटी चावल दलहन, ठीक है। उसके अलावा दूध दही घी, ये सब तो आपका फिक्स है। लेकिन चावल का साक्ष्य पर विशेष केयर कीजिएगा, यहाँ कम मिला है। रंगपुर में जो है चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। रंगपुर में चावल का भूसी का साक्ष्य मिला है।
आप इतिहास के मुख्य परीक्षा में जब भी कोई उत्तर लिखिए, ठीक है, एक तो क्वेश्चन के अनुसार आपके उत्तर होनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ और है, आप लिख कुछ और रहे हैं, अपने ज्ञान को वहाँ पर केवल भरना नहीं है। दूसरा, वर्ड लिमिटेशन, टाइम के अंदर प्रश्नों के उत्तर को देना बहुत ज़रूरी है। आज कुछ भी आप लिखेंगे, ठीक है, इतिहास में उत्तर में आप कुछ भी लिखेंगे तो निश्चित रूप से उसके साक्ष्य को, ठीक है, उदाहरणों सहित आप जरूर सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। लिखने का एक तरीका होता है कि देखते ही परीक्षक को जो है आपके पेज में पूरी तरह से समझ में आ जाए कि आप क्या उससे बताना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं रहेंगे उसको बताने के लिए मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, ये समझ के लिखा। आपका कॉपी ही रहेगा, कॉपी इतना अच्छे तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन इतना बेस्ट होना चाहिए कि परीक्षक बस देखते जाए और उसको विदाउट टेंशन जो है आप जो पॉइंट खोजना चाहता है वो मिलता जाए, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको इस ढंग से उदाहरण देना होगा। अगर चावल का प्रयोग नहीं होता था तो क्यों नहीं होता है स्पष्ट करना होगा, ठीक है। कम क्यों था? कम इसलिए था क्योंकि रंगपुर से ही मात्र साक्ष्य मिला है चावल के भूसी का, ठीक है, बाकी जगहों से साक्ष्य नहीं मिले हैं। गेहूं के साक्ष्य जो है बहुत सारे जगहों से मिले हैं, ठीक है, कपास के साक्ष्य मिले हैं। तो शाकाहार था आपका ये सब, ठीक है। मांसाहार में जो है आपका मछली का कांटा का साक्ष्य मिला है, ठीक है, बहुत ज्यादा मिला है मछली कांटा का साक्ष्य। मछली कांटे के साक्ष्य मिले, इससे आप मान सकते हैं कि उस समय जो है मछली बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। लेकिन इसके साथ साथ अधजले हड्डियां भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अन्य पशुओं के मांस का भी प्रयोग उनके द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो ये आपका साक्ष्य के आधार पर हो गया। यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं वो लोग प्रयोग करते थे, ये पुरातात्विक साक्ष्य में आता है। जब मैंने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को समझाया था तो वहाँ से आपको क्लियर किया था। तो मृदभांड, ठीक है, मृदभांड जो होते थे पॉलिश्ड और चमकदार होते थे, पॉलिश्ड होते थे, ठीक है। अब मृदभांड अब आ गया है, तो ये विकसित सभ्यता हो चुका है, ठीक है। अभी नवपाषाण कालीन पूरा पाषाण कालीन सभ्यता तो है नहीं। तो यहाँ पर लेकिन दो टाइप के मृदभांड यहाँ पर हो जाएंगे, एक हस्त निर्मित और दूसरा चाक निर्मित, ठीक है। चाक और हस्त निर्मित आपके मृदभांड थे। आप जानते हैं कि संस्कृति में मैं पढ़ाऊंगा कि उस समय लेखन कला का विकास हो चुका था, लिपि का विकास हो चुका था। हालांकि लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जब मृदभांड की बात आती है तो एक तो आपका चाक निर्मित हुआ, दूसरा हस्त निर्मित हुआ, फिर दूसरे स्तर पर अगर इसका आप बंटवारा करते हैं तो कुछ मृदभांडों पर आपका लिखा गया था, लिखित कुछ मिले हैं, पढ़ना तो संभव नहीं हुआ है। कुछ मृदभांड पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्लेन है, ठीक है। तो हड़प्पा में साक्ष्य मिला है, ठीक है, लिखित मृदभांड, मृदभांड के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो हड़प्पा में साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये मृदभांड के बारे में आप लिख सकते हैं। और मिट्टी के मृदभांड आपके होते थे जिसमें बालू अबरख वगैरह प्रयोग किया जाता था, ठीक है। मृदभांड के साइड में थोड़ा सा फटते हैं, ठीक है, अन्य बर्तन। तो अन्य बर्तन जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि मिट्टी के ही होते थे, अन्य धातुओं के भी बने होते थे। जैसे कांसा के बर्तन मिलते हैं, खास करके पश्चिमी टीले वाले जो शहर थे, समृद्ध शहर थे। मैंने बताया था ना, दो शहर थे, एक पश्चिम एक पूर्व, ठीक है। पश्चिम वाला जो शहर था वो समृद्ध था, किलाबंद था। मात्र 3 स्थान पर जो है दोनों शहर किलाबंद था, ठीक है। कालीबंगा, लोथल और सुरकोटदा में दोनों भाग जो है किलाबंद था, लेकिन अधिकांश शहरों में केवल पश्चिमी भाग ही किलाबंद था, ठीक है। कोटदीजी अमरी जैसे शहर थे जिसके कोई भाग जो है किलेबंद नहीं थे। ऐसे भी उदाहरण है, वो बाद में बताऊंगा। तो मृदभांड के अलावा जो है आपके मिट्टी के मृदभांड के अलावा कांस्य के बर्तन भी समृद्ध घरों में मिले हैं। अन्य वस्तु, ठीक है, अन्य वस्तु जो डेली प्रयोग में आपके आते थे, जैसे आरी मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा मछली के कांटे मैंने बताया ही, जिसमें सूता फंसा करके मछली वगैरह मारा जाता था, ठीक है। सुई मिला है,
कपड़ा वगैरह सिलाई या कुछ और सिलाई करने के लिए। उसके अलावा आपका तांबा का उस्तरा मिला है दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। कहाँ से क्या मिला है वो लास्ट क्लास में होगा। उसके अलावा चाकू मिला है, छेनी मिला है, ठीक है, और हड्डी का आपका ये मिला है, कंघी मिला है, ठीक है। उसको प्रसाधन में बात करेंगे। हड्डी का आपका या फिर हाथी दांत का आपका कंघी वगैरह मिला है। तो इस ढंग से अन्य वस्तुएं जो है आपको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। अब आभूषण प्रसाधन में आ जाइए। तो इसका शुरुआत अगर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण प्रिय थे, ठीक है, समझ गए ना। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण प्रिय थे। तो फिर बताना है कौन कौन से आभूषण पहनते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कर्णफूल हो गया कान के लिए, नथुनी हो गया नाक के लिए, गला के लिए हार हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कंगन लिख सकते हैं, कमरबंद लिख सकते हैं, बाजूबंद लिख सकते हैं, या पायल, ठीक है, अंगूठी हाथ के लिए, ठीक है। तो इस ढंग से आप सारे आभूषणों के कुछ आभूषण के नाम आप दे सकते हैं। साथ ही ये बताना है कि आभूषण जो है किस धातु के बने हुए होते थे, ठीक है। तो मैक्सिमम आभूषण जो है आपके कांसे के बने हुए होते थे, ठीक है। कुछ आभूषण जो है चांदी के बने हुए होते थे, जैसे चांदी के अंगूठी मिले हैं, ठीक है, चांदी के अंगूठी मिले हैं। लेकिन सोना का आपका बहुत कम आभूषण मिला है, कुछ कुछ मिला है लेकिन बहुत कम मिला है, ठीक है। आभूषण उन लोग क्या यूज करते थे, नहीं यूज करते थे, ये कैसे पता चला? तो बहुत सारे नर्तकियों की मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं, ठीक है, उनको दिखाया गया है कि सारे जो है कुछ कुछ आभूषण उन लोग पहनी हुई थी, ठीक है, जिसके कारण हम लोग आज आकलन कर पाते हैं कि उस समय कौन कौन से आभूषण प्रयोग होते थे। चन्हुदड़ो नाम का जो प्लेस था सिंधु नदी के तट पर, या मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ पर से नग्न मूर्तियाँ जो है नर्तकियों की प्राप्त हुई हैं, जो अंगूठी पहनी हुई हैं, हार पहनी हुई हैं, ठीक है। इससे पता चलता है तो इस सोने चांदी या तांबे के बने हुए हो सकते थे, लेकिन सोना का प्रयोग जो है अत्यंत कम था, ठीक है। आभूषण ये हो गया। यहाँ पर एक पहनावा में मिस कर गया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पहनावा में आपका जो होगा बिना सिले हुए वस्त्र पहनते थे, ठीक है। विशेष रूप से सूती वस्त्र का प्रयोग होता था, ऊनी वस्त्र का भी होता था, लेकिन ऊनी वस्त्र का बहुत कम सच मिला है। सूती वस्त्र का विशेष रूप से प्रयोग होता था। पुरुष हो या महिला हो, सुई का तो विकास हो चुका था, लेकिन बिना सिले हुए उन लोग वस्त्र पहनते थे, ठीक है। अब प्रसाधन पर बात करते हैं, ठीक है। प्रसाधन सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आभूषण के साथ साथ इसको स्टडी आपको कर लेना है, या मुख्य परीक्षा में भी लिखिएगा, साथ ही लिख दीजिएगा। प्रसाधन में क्या होगा, सुरमा, जो जो साक्ष्य मिला है, ठीक है, लिपस्टिक, सिंदूर, इत्र, कंघी, ठीक है। हाथी दांत का बना हुआ, अस्थि का बना हुआ कंघी यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। साथ ही महिलाएं या पुरुष महिलाएं विशेष रूप से अपने बालों को बांधने के लिए सुनहरे तारों का प्रयोग करते थे। आईना का प्रयोग होता था, तांबे का आईना, ठीक है, उसको चमका दिया जाता था किसी तरह से ताकि चेहरा दिखे, ठीक है। तो आईने का प्रयोग भी किया जाता था। अब आ जाइए मनोरंजन के साधन। तो उस समय आपको क्या लगता है मनोरंजन के साधन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मनोरंजन के साधन जो है सिंपल, या तो जंगल भ्रमण हो सकता है होगा, या सामूहिक शिकार हो सकता था, ठीक है। इसके अलावा
जो बैलों की लड़ाई के बारे में साक्ष्य कुछ मिले हैं, मुर्गों की लड़ाई के बारे में साक्ष्य मिले हैं, सार्वजनिक उत्सव हो सकते थे, ठीक है, कुछ विशेष अवसर पर पर्व उत्सव वगैरह, कुछ विशेष अवसर पर सारे लोग सामूहिक रूप से बैठते होंगे, ठीक है। अगर साक्ष्य की बात की जाए तो पासा खेलने के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, ठीक है, और शतरंज के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। शतरंज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, ठीक है। तो इस ढंग से इनका मनोरंजन का तरह तरह का व्यवस्था था, ठीक है। और जो आपके शतरंज के साक्ष्य मिले हैं उसमें जो घोड़ा की आकृति मिली है, मेढक की आकृति मिली है, बैल की आकृतियां मिली हैं। पासा का खेल आप महाभारत के सीरियल वगैरह में देखे ही होंगे, ठीक है। तो उस ढंग का खेला जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है। चिकित्सा के साधन जो है उस समय विकसित थे, ठीक है। विशेष रूप से जो दवाइयों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, उसमें आपका शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से मंगाया जाता था, जो बहुत सारे रोगों के इलाज में प्रयोग होता था। हिरण के सींग का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यहाँ जो आपको विशेष ध्यान देना है वो है सावधान और यातायात। एक यातायात मैं बता देता हूं अभी। आने जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज होता था, ठीक है। 4 पहियों वाले, 2 पहियों वाले, दोनों की तरह व्यवस्था थी जो साक्ष्य मिले, ठीक है। 4 पहियों वाले तांबे और मिट्टी, तांबे और मिट्टी दोनों की जो गाड़ियां, खिलौने नुमा आकृतियां वाली गाड़ियां जो है 4 पहियों का मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो में, ठीक है, और 2 पहियों वाला मोहनजोदड़ो में मिला है। 4 से चन्हुदड़ो, च से चन्हुदड़ो, च से 4 पहिया, ठीक है। और बैलगाड़ी के पहियों का साक्ष्य जो मिला है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि उन लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, वो वनमाली से मिला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सावधान में। देखिए सावधान जो उस समय होता था वो 2 तरीके से होता था। एक पूर्ण समाधान होता था और दूसरा आंशिक समाधान होता था। पूर्ण समाधान का अर्थ है आप बोल सकते हैं या तो जमीन के अंदर दफना देना लाश को, ठीक है, या फिर जला देना, शवदाह कर देना, ये पूर्ण समाधान हो गया, यानी कि कोई अवशेष नहीं छोड़ा जाता था। जो आंशिक समाधान होता था उसके साक्ष्य भी मिले हैं इसमें। लाश को जो है फेंक दिया जाता था कहीं जंगल में, ठीक है, और वहाँ पर पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जो शेष भाग फिर बचते थे कुछ दिनों बाद उसका जो है दफनाना या जलाने का कार्य कर दिया जाता था। तो इस संविधान के जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको देख लीजिए। देखिए यहां पर जो था सामान्य रूप से उत्तर से दक्षिण सावधान होता था। उत्तर में सिर, दक्षिण में पांव, ठीक है। लेकिन कालीबंगा में साक्ष्य मिला है दक्षिण में पांव, सर, और उत्तर में पांव, ठीक है। दक्षिण में सर मिलने वाला जो सावधान का देखा गया है जमीन में वो कालीबंगा से मिला है। उसी ढंग से ये उत्तर से दक्षिण का जो आपका पश्चिम से पूर्व वाले का अगर देखा जाए तो लोथल में मिला है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर वाला जो मिला है कालीबंगा में मिला है।
और पूर्व से पश्चिम वाला भी एक जगह मिला है, वो है रोपड़, पंजाब, भारत का पंजाब में है। तो इसको याद रखिएगा कि सामान्य रूप से जो है सावधान उत्तर से दक्षिण जो सबको रखा जाता था सावधान के लिए ले जाने से पूर्व, आज भी रखा जाता है उत्तर दक्षिण, ठीक है। लेकिन अब जो है कालीबंगा में कुछ अलग मिला है, लोथल में अलग मिला है, रोपड़ में अलग मिला है। ये पहला चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्या जो यहां ध्यान रखना है आपको, सुरकोटदा से पात्र सावधान का साक्ष्य मिला है। पात्र सावधान का अर्थ है कि राख को किसी पात्र में रख करके गाड़ देना, ठीक है। लोथल से आ जाइए, युगल सावधान, स्त्री पुरुष का एक साथ, ठीक है, करवट लिए हुए, करवट लिए हुए युगल सावधान मिला है, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व हड़प्पा, ठीक है, पहले ही लिखा चुका हूं। अब आ जाइए हड़प्पा के बाद कालीबंगा। कालीबंगा में जो साक्ष्य मिला है वो जले हुए मानव का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। शल्य चिकित्सा किया हुआ किसी लाश को कहीं गाड़ा गया होगा, उसका साक्ष्य मिला है। पूरा आपका पेट के बल लिटे हुए, ठीक है, मानव का साक्ष्य मिला है यहीं से, कालीबंगा से, ठीक है। अब आ जाइए आगे हड़प्पा, जो विशेष है, बाकी चीज में सेम है, ठीक है। हड़प्पा में बर्तन के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है हड़प्पा में, ठीक है। रोपड़ में कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल में बुर्जहोम में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हड़प्पा और रोपड़ का। तो ये सावधान के साक्ष्य थे। अब चलिए हम लोग थोड़ा आर्थिक पक्ष पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही चीज लागू होता है जो सामाजिक में मैंने बताया था कि आर्थिक में आखिर आता क्या क्या है, जिसका आपको स्टडी करना है, ठीक है, उसको पहले आपको ध्यान में रखना है। कृषि, पशुपालन, खनिज, उद्योग, खनिज धातु कर दीजिए यहाँ, प्रयुक्त धातु, उद्योग, व्यापार, देश के अंदर, देश के बाहर, इतना को विशेष रूप से आपको स्टडी करना है। और शायद आज भी अगर व्यापार का स्टडी कीजिएगा तो लगभग यही सारे पॉइंट्स जो हैं आपको स्टडी करने होंगे। पहले आते हैं कृषि क्षेत्र में, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में आपका जो आज प्रयोग होता है लगभग वो सारे फसल जो है उस समय भी होते थे, कुछ नहीं भी होते थे। जो नहीं होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। होते क्या थे, ठीक है। तो यहां देखिए गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, ठीक है। सरसों चना के खेती का जो साक्ष्य मिला है आपका कालीबंगा से मिला है, ठीक है। खजूर फल में, तरबूज,
इस ढंग के बहुत सारे होते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा रागी गन्ना का साक्ष्य जो है नहीं मिला है। रागी गन्ना का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, ये स्पेशल कर रखिएगा, ठीक है। खेती जो होता था आपका रबी और खरीफ दोनों फसलों का होता था। सिंचाई की व्यवस्था का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि वे नदी घाटी में रहा करते थे, ठीक है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इस पर स्पेशल केयर कीजिएगा। जबकि वैदिक काल में सिंचाई की सभ्यता आपको मिलेगी, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था का साक्ष्य वहाँ पर मिलेंगे जब पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रबी और खरीफ दोनों फसल होता था, लेकिन रबी फसल ज़्यादा होता था, ठीक है, खरीफ फसल कम होता था। कारण इसका सिंपल सा था कि जो आपका खरीफ फसल होता है आज भी आप देखते हैं वो वर्षा के सीजन में होता है, और वहाँ वर्षा के सीजन में बाढ़ आ जाया करता था, ठीक है। आप देखते हैं मोहनजोदड़ो जैसे शहर के पतन का कारण क्या बताया गया है, बाढ़, ठीक है। इसलिए वहाँ तो आपके वर्षा के टाइम में वो नदी घाटी के आसपास रहते थे, वो सारी भूमि तो जलमग्न रहती थी, तो खरीफ फसल उन लोग करते क्या, इसलिए मुख्य रूप से नवंबर में बुआई होती थी और अप्रैल में कटाई हो जाती थी। ये रबी फसल का सीजन है, ठीक है। पशुपालन पर आ जाइए। यहाँ देखिए कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय के भी साक्ष्य हस्ती के मिले हैं, अस्पष्ट हैं थोड़े, बैल, ठीक है, भैंस, ये सारे साक्ष्य जो है आपके स्पष्ट रूप से मिले हैं, लेकिन गाय का अस्थि अभी तक नहीं मिल पाया है। गाय बाघ का थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उस समय के लोग इनसे परिचित थे। कालीबंगा, बाघ कालीबंगा, ऊंट कालीबंगा, ठीक है। कुब्बड़ वाले बैल जो होते थे इनके शक्ति का प्रतीक माना जाता था, सुरकोटदा से साक्ष्य मिला है। घोड़ा का भी सुरकोटदा से मिला है, ठीक है, घोड़ा का भी अस्पष्ट है, गाय अस्पष्ट है, ठीक है। एक जो आपको करना है गैंडा, अमरी से मिला है, सिंधु घाटी के तट पे अमृत शहर अवस्थित है, ठीक है। तो ऊंट कालीबंगा हो गया, अमरी गैंडा अमरी हो गया, और कुब्बड़ वाला बैल सुरकोटदा से हो गया, ठीक है। यहाँ जो स्पेशल आपको केयर करना है उससे मैं बता देता हूं, शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, कोई विद्वान सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि उन लोग शेर से परिचित थे। हालांकि शेर नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, शेर तो जंगल में उस समय होगा ही, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित संभवतः नहीं थे, ठीक है। अब क्या बचता है, खनिज, धातु। यहां देखिए धातु अधातु दोनों प्रयोग होता था, साथ ही पत्थर का भी प्रयोग होता था, अलग अलग कार्यों होते जिससे मनका बनाया जाता था, कॉर्नेलियन मनका जिसको कहा जाता है, ठीक है। कॉर्नेलियन मनका जो था बहुत प्रसिद्ध था हड़प्पा सभ्यता का, और ये लोथल और चन्हुदड़ों से इसके फैक्ट्रीज के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, और इसका व्यापार भी होता था, विदेश में भेजा जाता था, ठीक है। धातु का अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज से इन लोग परिचित थे, सोना पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता, चांदी भारत में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सीसा, टीन, कांसा, तांबा, लोहा मत लिखिएगा, ठीक है, लोहा भूल करके भी नहीं लिखिएगा, शेर भूल के भी नहीं लिखिएगा, रागी गन्ना भूल करके भी नहीं लिखिएगा, सिंचाई की व्यवस्था भूल करके भी मत लिखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से परिचित है धातुओं से। अधातु की अगर बात की जाए तो आर्सेनिक, निकल, एंटीमनी, इन अधातुओं से भी ये परिचित थे, ठीक है।
और इनका जो है व्यापार भी मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ, विशेष रूप से कॉर्नियल मनका का व्यापार के साक्ष्य जो हैं आपको मिले हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए। उसमें उद्योगों का विकास हुआ था। जितने बड़े शहर थे, कोई न सारे शहर किसी न किसी विशेष उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, ईंट का निर्माण का कारखाना जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल में मिला है। ठीक है, पत्थर जो है अमरी, राखीगढ़ी, सुरकोटदा में मिला है। ठीक है, उसी तरह से चांदी उद्योग विकसित थे, चांदी उद्योग विकसित थे। ठीक है, चूड़ी उद्योग विकसित थे। कालीबंगा, लोथल चूड़ी के लिए प्रसिद्ध था, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, हाथी दांत की वस्तुएं, एक इनका उद्योग जो था हाथी दांत की वस्तु। ठीक है, मनका उद्योग, कॉर्नेलियन मनका, चनहुदड़ो, लोथल, अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, तो ये सारे उद्योग जो है उस समय डेवलप थे। ठीक है, तो इन सारे उद्योगों का विवरण दे दीजिएगा, इतना काफी होगा। अब चलिए व्यापार पर बात करते हैं। व्यापार के कारण ही यह सभ्यता जो है अत्यधिक विकसित माना जाता है। ठीक है, क्योंकि विदेशों से इसके व्यापार थे। कहां से व्यापार थे? एक आकलन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, साउथ इंडिया है, श्रीलंका है। ये हुआ मेसोपोटामिया। क्लियर? ये रेड सी हो गया। ठीक है, यहां पर एक दे दीजिए सेकोत्रा द्वीप, यहां दे दीजिए सेकोत्रा द्वीप। ठीक है, यहां पर लोथल है गुजरात सेक्शन में। ठीक है, इस जगह लोथल है। यहां पर से देखिए इन दोनों के बीच जो है व्यापार था। वहां पर लिपि का विकास हो चुका था मेसोपोटामिया में, सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, वहां 2350 ईस्वी बीसी, ईस्वी पूर्व के बाद जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उसमें क्लियरली कहा गया है मेसोपोटामिया के अभिलेख में कि उनके व्यापारिक संबंध जो है मेलुहा नामक स्थान से थे। ठीक है, तो विद्वानों ने अत्यधिक शोध के बाद ही पता किया कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता को ही उन लोगों ने मेलुहा के रूप में जो चर्चा की है अपने अभिलेखों में। उसके अलावा मकन का भी चर्चा हुआ है। ठीक है, यहां मकन था, जो पाकिस्तान का समुद्री सीमा है उसको मकन कहा गया है उसमें। ठीक है, यानी कि मकन का अर्थ हुआ मकरान तट। ठीक है, तो मकन का चर्चा हुआ। मकन होते हुए मेलुहा जाते थे।
यानी कि सिंधु सभ्यता जाते थे। तो यहाँ पर जो आपका तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में क्लियर किया गया है, ठीक है। और वहाँ पर केवल क्लियर अभिलेख से नहीं हुआ है, बल्कि मेसोपोटामिया दजला फरात सभ्यता जो इराक की थी, ठीक है, भारत के बाद ईरान फिर इराक, ठीक है, वही ना मेसोपोटामिया सभ्यता था। तो उस सभ्यता में देखा गया है जो साक्ष्य मिले हैं वो कार्नियल मनके के साक्ष्य मिले हैं जो लोथल के बने हुए थे, ठीक है। उसी क्षेत्र में आपका मध्य एशिया में थोड़ा जाइएगा इधर, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र, वहां पर भी सिंधु घाटी सभ्यताओं के सिक्के एवं अन्य वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत के स्केल मिले हैं, राज शर्मा, सूसा, ये सब मुख्य परीक्षा में हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे, अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना होगा कि कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं जिससे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से जो व्यापार होते थे उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिला है हाथी दांत का स्केल जो लोथल का बना हुआ था। उस सेकोत्रा नामक द्वीप से मिला है, नॉर्थ हिंद महासागर अरब सागर में पड़ता है द्वीप, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सेकोत्रा से भी हड़प्पा वासियों के संपर्क थे, समुद्र पार था वो, और वो तटीय क्षेत्र से होकर के वहां पर जाते होंगे, ठीक है। यहाँ तक कि फ्रांस से भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, सोना वगैरह फ्रांस से भी आयात किया करते थे, ठीक है, उसको भी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नाम आपको याद रखना है, दिलमुन, ये मेसोपोटामिया के लिए वर्ड यूज होगा। मकन, ये मकरान तट जो पाकिस्तान का समुद्री तट है। मेलुहा, अब क्वेश्चन आ जाएगा मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है। दिलमुन, मकन, मेलुहा, तीनों ऑप्शन पक्का देगा वो, लेकिन आपको उत्तर देना है मेलुहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका अगला है कि कहाँ कहाँ से इनका आयात निर्यात संबंध था व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है। सोना, चांदी, सीसा, टीन, ये धातुएं हैं जो उन लोगों को जानकारी थी। फिरोजा, ये मध्य एशिया से आता था, सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता में। शिलाजीत, ये हिमालय क्षेत्र से आता था, ठीक है। रेड कलर, ये होर्मुज से आता था, ईरान तट में है, ठीक है। जमुनिया पत्थर, जम्बूमणि, ये जो है आपका भारत के ही साउथ पार्ट, दक्कन क्षेत्र, महाराष्ट्र क्षेत्र, कर्नाटक क्षेत्र से आता था, ठीक है। सोना देखिए आज भी प्रसिद्ध है कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से ही इन लोग मंगाते थे, ठीक है, इस चीज का केयर कीजिएगा। इसके अलावा सोना, चांदी, सीसा, टीन में तीन जो है अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था, ठीक है। टीन, चांदी और सोना। सोना जो है फ्रांस से भी आता था, कर्नाटक से आता था, फ्रांस और कर्नाटक से सोना आता था। टीन का एक चीज आपका झारखंड से संबंध है, हजारीबाग क्षेत्र से जाता था टीन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है जेपीएससी के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले टीन कहाँ से मंगा, एक तो ओमान से मंगाते थे, ठीक है, और दूसरा हजारीबाग से मंगाते थे, ठीक है। तो इस ढंग से इनका खनिज वगैरह का जो व्यापार होता था इस ढंग से होता था।
पत्थरों का बहुत ज़्यादा महत्व था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। इसलिए इन लोग पत्थरों का आयात विशेष रूप से अलग अलग प्रयोजन के लिए करते थे। उसमें कुछ पत्थर औषधीय थे, कुछ पत्थर आपके आभूषण निर्माण में काम किया लिया जाता था, और कुछ अन्य उपयोगों हेतु, ठीक है। अल्बस्टर, जिससे अल्बस्टर का पहिया जो है आपका लोथल से मिला है, ठीक है। बैलगाड़ी का पहिया ये बलूचिस्तान से आता था, जो पाकिस्तान का प्रांत है, ठीक है। बिटुमन जुड़ाई वगैरह के लिए यूज होता था। शौचालयों में मैंने बताया था कि जुड़ाई के लिए यूज होता है। मूसा खेल से ये आता था, पाकिस्तान क्षेत्र से। जैस्पर, ये रंगपुर का विशेषीकृत उत्पाद था यह पत्थर। जेडाइर, ये पामीर का पठार जो चाइना तिब्बत में है भी, वहां से मंगाया जाता था, ठीक है। एक आपका अक्सर एग्जाम में आता है एक पत्थर के बारे में, लाजवर्द मणि, ठीक है। लाजवर्द मणि जो आता था आपका, ये बदख्शां क्षेत्र अफगानिस्तान से आता था। अक्सर एग्जाम में आता है, इस पर ध्यान रखिएगा। लाजवर्द मणि कहाँ से सिंधु घाटी वाले जो है मंगाया करते थे। हाथी दांत गुजरात लिख सकते हैं, गुजरात क्षेत्र लोथल में प्रसिद्ध था, ठीक है। गोमेद, मूंगा और लाल जो है वो महाराष्ट्र क्षेत्र से मंगाया जाता था, ये सारे पत्थर, ठीक है। इसके भी अलग अलग यूज होते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इन लोग आयात और निर्यात क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले, ठीक है। तो निर्यात जो आपके करते थे, सिंपल है, पहला स्थान जो आपका होगा वो कार्नेलियन मनका होगा, ठीक है। जो लोथल और चन्हू दड़ों से बनता था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ये पहला स्थान हुआ कार्नेलियन मनका, ठीक है। उसके अलावा कपास का निर्यात करते थे, ठीक है। आपको पिछले बार ही मैंने नवपाषाण काल में बताया था कि मेहरगढ़ से भी कपास के साक्ष मिले हैं, लोथल से और अन्य शहरों से भी कपास के साक्ष मिले हैं, क्योंकि सूती वस्त्र उन लोगों का बहुत ही प्रिय था हड़प्पा वासियों का, ठीक है। तो कपास, कार्नेलियन मनका और अन्य निर्मित उत्पाद में मृदभांड वगैरह का रख सकते हैं, हाथी दांत से बने हुए सामानों को रख सकते हैं, वो सब भेजा करते थे। मंगाते क्या थे, तो विलासिता से संबंधित सामानों को मंगाते थे, पेय पदार्थ कुछ मंगा लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है धातुओं को मंगाया जाता था, विशेष रूप से सोना वगैरह को मंगाया जाता था, आप देखें ही, ठीक है। लाजवर्द मणि हुआ जो अभी मैंने बताया, उसको आयात में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा राजनीतिक स्थिति के बारे में बात कर लिया जाए। इसके बारे में मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था थी, सभ्यता थी, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने सारे शहर थे और हर शहर पूरी तरह से सुनियोजित, ठीक है। आपस में किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा के यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष रहे, ठीक है। यहाँ तक कि युद्ध संबंधी हथियार के साक्ष्य तक नहीं मिले हैं, यानी कि एक शांति प्रिय सभ्यता थी। वहीं वैदिक काल उसके साथ तुलना जब कीजिएगा तो वो युद्धोन्मुखी सभ्यता थी, वहाँ पर युद्ध के अस्त्र शस्त्र को काफ़ी महत्व दिया जाता था, ठीक है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था थी, ठीक है। कैसी व्यवस्था थी, पिगेट का इस संबंध में कहना है कि पुरोहितों के द्वारा नियंत्रित व्यवस्था थी, ठीक है। मैके ने कहा है प्रतिनिधि शासन प्रणाली थी। व्हीलर ने क्या कहा है, मध्यवर्गीय शासन प्रणाली थी, ठीक है। मध्य वर्ग का प्रभाव था, व्यापारियों का प्रभाव था, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं लास्ट आज के टॉपिक धर्म पर। धर्म का अत्यंत विकसित रूप हड़प्पा सभ्यता में देखा गया, ठीक है। इससे पहले इतनी व्यवस्थित धार्मिक व्यवस्था पुराने जो भी आपके ताम्रपाषाण काल हो या उससे पहले के काल हो पाषाण काल, वहाँ पर धर्म के क्षेत्र में इतने सारे साक्ष्य कभी नहीं मिल पाए थे, ठीक है। अग्नि पूजा कालीबंगा लोथल से साक्ष्य मिला है। कालीबंगा लोथल में आपको यज्ञ वेदियों का साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि उन लोग अग्नि पूजा करते थे, ठीक है। उसके अलावा जो है जल पूजा के साक्ष्य मिले। जो भी आपके तालाब वगैरह स्नानागार के बीच में मिले हैं, चारों ओर स्नानागार होते थे, तो तालाब के चारों ओर जगह जगह राख के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जल वगैरह की पूजा इन लोग विशेष रूप से किया करते थे, ठीक है। मातृदेवी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी पितृ प्रधान नहीं माने जाते हैं, मातृ प्रधान माने जाते हैं, ठीक है। इसका यह कारण है कि मातृ देवी की प्रतिमा जो है बहुत ज़्यादा मिली है और इन्हें जो है प्रजनन शक्ति और पालन शक्ति का प्रतीक माना जाता था। यही कारण है कि आपके ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें एक माता जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई या फिर एक नारी के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, जो कि प्रजनन और पालन स्वरूप का विवरण ये प्रकट करता है, ठीक है। तो मातृदेवी का पूजा हो गया। लिंग और योनि का पूजा, जो शिवलिंग के पूजन आज होते हैं ये आपके हड़प्पा सभ्यता से चले आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लिंग के साक्ष्य मिले हैं जिसके पूजन किए जाते थे, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से बहुत सारे छल्ले मिले हैं जो योनि का प्रतीक हैं और उनका भी पूजन जो है किया जाता है। पत्थर के मादा जन्नांग भी मिले हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है लिंग और योनि का पूजा जो है हड़प्पा काल में किया जाता था। योगी उपासना, योगी उपासना नटराज के स्वरूप में, ठीक है, शिव भगवान का आप स्वरूप मान सकते हैं, उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। आज भी आप जानते हैं कि वे जानवरों से संबंधित देवता माने जाते हैं। उस समय भी जो सिक्का एक मिला है उसमें कई जानवर भी उनके साथ हैं, जिसमें सिक्के के चारों ओर हाथी, गैंडा, भैंस और बाघ मिला है, ठीक है। कालीबंगा में मिला है विशेष रूप से। और नीचे में पैरों के पास, अगर शिव भगवान उन्हें माना जाए तो पैरों के पास हिरण की आकृति मिले, 2 हिरण, ठीक है। तो योगी उपासना के साक्ष्य है, ठीक है। इसके बाद वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले। पीपल वृक्ष को पवित्र माना जाता था। सर्प पूजा के साक्ष्य मिले। पशु पूजा, पशुओं का पूजा उन लोग किया करते थे, ठीक है। पशुओं के पूजा में जो आपका है कुब्बड़ वाले बैल, एक श्रृंगी पशु,
सर्प, ठीक है। सर्प का भी पूजन होता था, क्योंकि कई मृदभांडों पर देखे गए हैं कि सर्प के साक्ष्य मिले हैं, चित्र मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कुब्बड़ वाले बैल और एक श्रृंगी में कि सबसे पवित्र पशु कौन था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का, वो होगा एक श्रृंगी पशु, ठीक है। मोहनजोदाड़ो फिल्म में भी आपने देखा होगा एक सिंह वाला जो पशु था, ठीक है। एक श्रृंगी पशु सबसे पवित्र और शक्ति का प्रतीक कुब्बड़ वाला बैल, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, नहीं तो कंफ्यूजन ये कर देगा। इसके अलावा इन लोग जो हैं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कैसे रखते थे, ठीक है, कुछ मैं बता चुका हूं, जैसे युगल सावधान, महिला पुरुष का एक साथ लोथल में आप देखें, ठीक है। या फिर रोपड़ में आप देखें कि वो जो कुत्ता के साथ डाल दिया गया, ठीक है, बर्तन साथ में डाल दिया गया हड़प्पा के सावधान में, वो तो आप देखें ही। और इसके अलावा पुनर्जन्म अंधविश्वास भी इसमें डाल सकते हैं। कई तरह तरह के प्रतीक चिन्ह यूज करते थे ये लोग, ठीक है, ताबीज यूज करते थे। एक स्वास्तिक चिन्ह इन लोगों का, स्वास्तिक चिन्ह जो था इन लोगों का सबसे पवित्र चिन्ह था। आज भी हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को पवित्र माना जाता है, ठीक है। और जो जर्मनी का ये नाजी क्रांति हुई थी हिटलर के नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और दौरान, ठीक है, वहाँ पर भी आप देखें कि स्वास्तिक को जो है उन लोगों ने क्या किया था, अपने नाजी पार्टी का सिंबल बना लिया था। इसलिए आज भी जर्मनी में जो है स्वास्तिक चिन्ह बैन है, ठीक है। तो इस ढंग से धार्मिक पक्ष था सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का। आप लोग आशा है कि बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में सांस्कृतिक पक्ष की, ठीक है, और साथ ही कुछ पतन के कारणों की हल्की फुल्की चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, उस पर अभी विशेष नहीं करेंगे। कुछ उत्तर हड़प्पन संस्कृतियों की बात करेंगे और अलग अलग जो केंद्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।